हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा साउंड परफेक्ट है क्या? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। साउंड बताओ, साउंड सही है या नहीं? साउंड एक मिनट। हाँ, अब लो नहीं होगी। देखो अब बताओ, अब परफेक्ट होनी चाहिए। साउंड बताओ, साउंड क्लियर है या नहीं? बस साउंड का खेल है बस सारा। परफेक्ट। परफेक्ट है। ओके 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 ओके, डन। चलो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके। तो आज लेक्चर नंबर थर्ड है और लास्ट लेक्चर बचा हुआ है इसका कल, ठीक है। कल चैप्टर एंड हो जाएगा आपका। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। कल आप क्या लिख रहे हो? चलो 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 चलो। चलो ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तो आज मैं सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड कर दूंगा। फिर थोड़ा सा टॉपिक बचेगा, एक एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और एक बचेगा, ठीक है, इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी से क्वेश्चन आता है, तो कल जो पढ़ाने वाला हूं उससे क्वेश्चन पक्का है। और परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। यस यस यस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक एक अनाउंसमेंट और करना है आपके लिए आज मुझे, ठीक है। ठीक है, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास इनऑर्गेनिक के 2 स्टार्स हो जाएंगे, ठीक है। एक वीटी सर हैं ऑलरेडी, ठीक है, और साथ में सुधांशु सर, ठीक है। तो सुधांशु सर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें बताना कि किस तरीके से वो फीडबैक, मतलब क्या उनका, मतलब परफॉर्मेंस बताना कि किस तरीके से, मतलब एकदम समा बांध देंगे, ठीक है, सेम वीटी सर की तरह, ठीक है। तो मतलब आपको मजा आने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी, ठीक है। और वीटी सर के ही गाइडेंस में वो कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया करेंगे, एकदम परफेक्ट। ओके। मस्त है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी फिंगर टिप्स पर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो याद करने वाली है। और सुधांशु सर इतने सारे एग्जाम्पल 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 देके वो तुम्हें याद करा देंगे, ठीक है। क्योंकि वीटी सर ऑलरेडी बेटा ऑफलाइन में भी उनके पास बहुत सारे बैच आ गए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी वो ले रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम का, ठीक है, ऐसा है। इसलिए सुधांशु सर ऑलरेडी ऑफलाइन में ले रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऑफलाइन में ऑलरेडी ले ही रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन में, तो सब लोग मिल करके चीजों को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता है कि बहुत बेहतरीन होने वाली है आपकी, ठीक है। चलो ठीक है, दोनों ही बेस्ट हैं, ठीक है। चलो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें टाइम से भी करानी बहुत जरूरी है, बहुत परफेक्टली। ओके। चलो, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करता हूं, तो आज जो आपका टारगेट है, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या क्या मैंने कराया था? टेम्परेरी, टेम्परेरी चल रहा है। टेम्परेरी में नेचुरल मेथड मैंने करा दिया। टेम्परेरी में बैरियर मेथड मैंने करा दिया। टेम्परेरी के अंदर, ठीक है, हमने केमिकल मेथड करा दिया। अब टेम्परेरी के अंदर बारी आती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी एक ऐसी युक्ति, डिवाइस, जिसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, रखा जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्लियर? बिल्कुल, हाँ। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, क्योंकि इनको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, ये डिवाइस जो होंगी जिनको यूट्रस में रखा जाता है, हो सकता है ये हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस हो, ठीक है। हो सकता है ये कोई आयन रिलीज करती हो, आप समझना मेरी बात। कॉपर रिलीजिंग डिवाइस भी हो सकती है। हो सकता है कुछ भी रिलीज ना करती हो, इनर्ट हो, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड। समझ रहे हो? यस या नो?
ट्वेल्थ बेटा मैं तुम्हारा, देखो दिसंबर चल रहा है, जनवरी लास्ट तक खत्म कर दूंगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, जनवरी लास्ट तक मैं ट्वेल्थ आपका खत्म कर दूंगा, आप ये मान के चलो। देखो मैं ऐसे ऐसे तुम खुद ही, मैं एकदम एग्जैक्ट चलता हूं, ठीक है। आज और कल 2 लेक्चर आपके ये हो गए, ठीक है। फिर रिमेनिंग बस लेक्चर सारे मिलते रहे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और स्वास्थ्य भी सभी टीचर्स का अच्छा रहे, ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। तो आगे मुझे इसमें इस वीक के अंदर 4 लेक्चर मिलने वाले हैं। उन 4 लेक्चर के अंदर मैं इम्यूनिटी करा दूंगा, ठीक है। और अगले 4 लेक्चर जो मुझे नेक्स्ट वीक मिलेंगे उसके अंदर मैं पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज करा दूंगा। अब मेरे पास सिर्फ बायोटेक बचेगी और इवोल्यूशन बचेगा। अब समझना, बायोटेक में टोटल मुझे 5 और 4, ठीक है, 9 और 10 11 12 13 14 15, टोटल मैक्स टू मैक्स 15 लेक्चर चाहिए मुझे, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 15 लेक्चर चाहिए। और मुझे एक मंथ में 15 लेक्चर मिलते ही मिलते हैं, मान के चलो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है, तो पूरा दिसंबर पड़ा हुआ है ना मेरे पास, ठीक है। और जनवरी लास्ट तक तो हर हालत में मैं करा दूंगा, हर हालत में, ठीक है, समझ गए? हाँ, बायोटेक और इवोल्यूशन इसके बाद बचेगा, इस चैप्टर के बाद जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ओके, खुश? बायोमोलिक्यूल अभी तरुण सर ने स्टार्ट करा दिया है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा ये था, क्योंकि बैच एक ही है, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, बच्चे वही हैं। तो उन्होंने खुद कहा कि सर एक काम करते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग टीचर हो जाएंगे ना तो ठीक नहीं रहेगा, एक जगह एक ही टीचर रहे वाईटी पर, ठीक है। अभी एनसीईआरटी डीप लाइन में मैं करा दूंगा, और बैचेस के अंदर अभी तरुण सर करा रहे हैं, क्योंकि हाथ में फ्रैक्चर की वजह से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना, तो उनको लगा कि, समझ रहे हो, कि थोड़ा हेल्प कर दें, जिससे कि ऑफलाइन के, तो ऑनलाइन तो मैं ले रहा था, ऑनलाइन में करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑफलाइन के अंदर मेरा पटना जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, ठीक है। और बस इस वजह से ऑफलाइन में उनको कराना था, तो उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन के अंदर भी वही करा देते हैं, ठीक है, जिससे चीजें एक जैसी हो जाएं। ओके, दो वेरिएशन न रहे, वैसे तो एक जैसी होती हैं सब, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसलिए एनसीईआरटी डीप लाइन में मैं करा दूंगा। और आपको मैं बता रहा हूं कि आज हम शाम को कुछ लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ नया भी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। उसमें जो नया होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं एनसीईआरटी डीप लाइन अटैच कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी डीप लाइन छूटा नहीं है, कंप्लीट एनसीईआरटी डीप लाइन होगा, कंप्लीट, ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, मेरे 11th के 2 चैप्टर बचे हुए हैं, एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल, जो मैं कराने वाला हूं। और फिर ट्वेल्थ हम स्टार्ट कर देंगे एनसीईआरटी डीप लाइन, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बच्चे लिखते हैं एनसीईआरटी डीप लाइन छूट गया, नहीं छूटा नहीं है बेटा, ठीक है, ओके। और रिवीजन के लिए मैंने आपको बताई दिया हमने, ठीक है, वो नीट आप स्टार्ट कर दिया है। दूसरा, ये अपना बिल्कुल मैं जनवरी लास्ट तक बैच एकदम परफेक्टली एंड कर दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर मॉक टेस्ट और प्रॉपर प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए। तो बहुत सोच समझ के लेके चल रहे हैं, अगर आप साथ चल पा रहे हो, बैकलॉग नहीं है, तो ये साल आप मतलब मेहनत कर रहे हो तो 100% है आपका, ठीक है, निकलेगा, 100% निकलेगा, ठीक है। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में 3 टाइप की बताने वाला हूं, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस 3 टाइप की मैं बताने वाला हूं, ठीक है। उस 3 टाइप को बताने से पहले 1 मिनट में बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर मैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात करता हूं तो होती क्या है दी, ये सब एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है इन पर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, क्या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को आप कोंडोम की तरह सेल्फ इंप्लांट कर सकते हो? नो, इसके लिए आपको स्पेशल डॉक्टर या एक्सपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी। बट दिल मांगे मोर, सर एनसीईआरटी डीप लाइन तो चलो आपने कमिटमेंट कर दिया, अब पॉडकास्ट, बेटा तुम टेंशन क्यों कर रहे हो, एक बार तुम्हारा ये मैं खत्म कर दूं ना, ठीक है, सारा बैचेस के अंदर, फिर वाईटी पर हम जितना भी बेस्ट से बेस्ट होगा पॉडकास्ट सीरीज पूरी डाल दूंगा, एनसीईआरटी डीप लाइन पूरी डाल ही रहा हूं मैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के अंदर पीवाईक्यू सीरीज भी ऐड करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी फिल्म बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस के लिए कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन मत करो, पॉडकास्ट भी धीरे धीरे एड ऑन होते रहेंगे, ठीक है। पॉडकास्ट तब काम आते हैं जब आपके पास फालतू टाइम है, आप ट्रेवल कर रहे हो या आंखें बंद करके लेटे हो, आज मुझे बस रिवीजन करना है, कान में लीड लगा लिया और 2x पे किया, ठीक है, लगभग आधा घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज, ठीक है, क्योंकि पॉडकास्ट मेरा पूरा एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन मैंने यूज की है, हर जगह मैं एनसीईआरटी यूज कर रहा हूं, जिससे कि एनसीईआरटी पर पकड़ हो जाए आपकी। ओके, चलो। हाफ नी टेस्ट बेटा ऐप पर ही तो होता है, ठीक है, ऐप पर ही होता है हाफ नी टेस्ट, ठीक है, ऐप पर होता है हाफ नीट टेस्ट, तो डाइवर्ट नहीं होना कुछ भी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से।
तो टेस्ट आपको ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और AITS, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, AITS अपग्रेड हो गया है, बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा दिया है उसको हम लोगों ने, ठीक है। तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके, हाँ, चलो ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। हम कुछ, मैं कुछ क्वेश्चन जो मेरे क्वेश्चन अभी मैंने स्टॉप स्टॉप कर दिए थे, वो अब आगे आपको मिलने वाले हैं। नर्वस सिस्टम के 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, ठीक है। वो भी आप करते रहो, ठीक है। और हाफ नीट का टेस्ट जरूर देते रहना, सारे के सारे। हम सब ने मिलकर के ही ये टेस्ट डिजाइन किया था, जिससे कि बच्चे को लगभग लगभग हर हफ्ते एक टेस्ट मिलता रहे प्रॉपर, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। क्वेश्चन तो हम दे ही रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, पर टेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, ओके। चैप्टर वाइज क्वेश्चन, वही तो बोल रहा हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस में शीट दे रहा हूँ, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, ठीक है। अब मुझे नर्वस सिस्टम की देनी है, और बायोमोलिक्यूल और इसकी देनी है, एनिमल किंगडम की, तो मैं, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो धीरे धीरे बनती जा रही है, मैं एक साथ अपलोड करा दूंगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम पर। अब आ जाओ, दीज डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर एंड एक्सपर्ट नर्स, मैंने बोला था आप सेल्फ इसको इंसर्ट नहीं कर सकते, सेल्फ इंसर्ट नहीं कर सकते, डॉक्टर और आपको नर्स की रिक्वायरमेंट होगी इन डिवाइस को यूट्रस में थ्रो वजाइना इंप्लांट कराने के लिए, तभी तो इनको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोल रहे हैं। एनसीईआरटी की 3 लाइन है, 4 लाइन, चारों से क्वेश्चन आया हुआ है, चारों से। क्या इस डिवाइस को सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं? नो। ऑप्शन में था कि एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो नर्स हो या डॉक्टर हो, ठीक है, सेल्फ इंप्लांट नहीं की जा सकती। दूसरी लाइन क्या कर रही है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन अ यूट्रस एंड, जैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस ऐसी है जो कॉपर रिलीज करती है, और कॉपर क्या काम करता है? कॉपर स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देता है, स्पर्म धीरे धीरे मूव कर पाता है कॉपर आयन की वजह से, जिसकी वजह से फैगोसिटिक सेल पकड़ के तुरंत खा जाते हैं स्पर्म को, क्योंकि वो तेज भाग नहीं पा रहे, क्योंकि उसकी स्पीड को स्लो कर दिया कॉपर आयन ने। तो ऐसी इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कॉपर को रिलीज करती हैं, वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देती है, ठीक है। साथ में स्पर्म और ओवा की सरफेस पर फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होते हैं, उनके अंदर भी चेंज कर देती हैं, जिससे कि, समझ रहे हो, फर्टिलाइजेशन ही ना हो पाए, ठीक है। एक तो उनका मूवमेंट स्लो हो गया तो फैगोसाइटोसिस बढ़ जाएगी, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, समझ रहे हो ना मेरी बात, इसकी वजह से भी आप एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेंगे। तो अगला मैं बताने वाला हूं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस क्या काम करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं फैगोसाइटोसिस, इंक्रीज कर देते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पेशली मैं कॉपर आयन रिलीजिंग डिवाइस की बात कर रहा हूं, जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। और साथ में मैंने बताया, ठीक है, इन गैमीट्स की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस पर मिलने वाले फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग काम नहीं करते, बेकार हो जाते हैं। क्लियर है बिल्कुल? इंट्रायूट्राइन डिवाइस आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये इन पर क्वेश्चन दोनों पर आए हुए हैं, ठीक है, सब पर आए हुए हैं। ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है किसके लिए? फीमेल्स के लिए, जो क्या चाहती हैं, भाई एक बच्चा हो गया, अब हम चाहते हैं दूसरा बच्चा तुरंत ही ना हो, इससे मदर की हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है और बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। दो बच्चों के बीच में प्रॉपर गैप रहे, ठीक है, 4 साल 5 साल का एक गैप रहे, तो उसमें ये बड़ा यूज होती है, आइडियल है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इट इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी या स्पेस चिल्ड्रन, ठीक है, वो प्रेगनेंसी को थोड़ा डिले करना चाहती हैं, दो बच्चों के बीच में गैप चाहती हैं, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस बढ़िया है एकदम, ठीक है, समझना मेरी बात। और अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, कि पूरी दुनिया में स्पेशली इंडिया के अंदर वाइडली एक्सेप्टेड अगर कोई फीमेल्स के थ्रू, फीमेल के द्वारा वाइडली एक्सेप्टेड अगर कोई मेथड है इंडिया के अंदर, तो आप बोलोगे इंट्रायूट्राइन डिवाइस, फीमेल ने जिसको सबसे ज्यादा बड़े लेवल पर एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंसेस की है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया क्या है? आप बोलोगे इंट्रायूट्राइन डिवाइस। आप समझ रहे हो? हाँ, फीमेल्स की बात चल रही है, मेल्स की बात नहीं चल रही, ठीक है। हाँ, मेल्स की बात नहीं चल रही। हाँ, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मींस मैंने कल बताया था ना, ठीक है, कल मैंने बताया था भाई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को क्या होंगे। भाई आइडियल का मतलब है जिसके फेलियर चांस कम हो, ठीक है, जो सेक्सुअल डिजायर और अर्ज में कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना करे, ठीक है, जिसके साइड इफेक्ट बहुत कम हो, ना के बराबर हो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये जो कुछ बेसिक फीचर मैंने बताए थे, ठीक है, जिसकी रिवर्सिबिलिटी हो, ठीक है, आप बार बार यूज कर सको, तो ये एक मतलब कह सकते हो कि मतलब एक इसके फीचर्स हैं कि ये होने चाहिए, तो ही वो सही मायने में आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। तो इसमें मैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, मैंने क्या क्या बता दिया आपको? नेचुरल मेथड बता दिए,
नेचुरल मेथड में 3 मेथड बताए थे मैंने, एक तो लैक्टेशनल एमेनोरिया, एक ठीक है विड्रॉ मेथड, और एक बताया था मैंने कैलेंडर मेथड, ठीक है कैलेंडर मेथड, याद आया हो, ठीक है सेफ पीरियड भी बोल सकते हैं इसको, याद आया हो, ठीक है हाँ। तो इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, सेफ पीरियड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। केमिकल मेथड आपको पता ही है, केमिकल जो स्पर्मिसाइडल्स होते हैं, और बैरियर मेथड में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कॉन्डोम है, ठीक है मेल ने सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कॉन्डोम को किया है, और फीमेल कॉन्डोम फेमिडोम, वो आपको याद रखना है। वॉल्ड सर्वाइकल कैप, ये भी एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं, पर बहुत इफेक्टिव नहीं थे, ठीक है। साइड इफेक्ट तो सबके हैं, नेचुरल मेथड छोड़ करके, मैं सच कह रहा हूँ सबके साइड इफेक्ट हैं। चलो, तो 4 बातें बताई हैं मैंने। इसके लिए आपको एक डॉक्टर और एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, अगर कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है तो स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देती हैं, जिससे कि स्पर्म की फाइगोसाइटोसिस बढ़ जाती है, और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी भी एग और स्पर्म की सप्रेस हो जाती है, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन मेथड है, ठीक है, जो इंडिया के अंदर लोगों ने यूज किया है 2 बच्चों के बीच में गैप को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है, कि हाँ, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फीमेल्स के द्वारा कौन था, ठीक है, आप बोलोगे इंट्रायूट्राइन डिवाइस। 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आ जाओ, कितने प्रकार की इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपको पढ़नी है आपके सिलेबस में? 3। एक तो है इनर्ट, जो कुछ भी रिलीज नहीं करती, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड मतलब कुछ भी रिलीज नहीं करते, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कुछ भी रिलीज नहीं करते, ठीक है। दूसरे कॉपर रिलीजिंग, जो मैंने बताए थे, ऐसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कॉपर को रिलीज करते हैं, कॉपर आइंस को रिलीज करते हैं, बताऊंगा अभी। कॉपर टी, कॉपर 7, ठीक है, मल्टी लोडेड कॉपर टी 375, ठीक है, इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरे होते हैं हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जैसे प्रोजिस्टा सर्ट और LNG-20 के नाम से आते हैं, दोनों के अंदर ही, ठीक है, प्रोजेस्टोन कंटेनिंग होती है, प्रोजेस्टोन। प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग डिवाइस है दोनों की दोनों, ठीक है, चाहे वो LNG-20 हो या प्रोजेस्टा सर्ट हो। ये नीट में लगभग मान के चलो हर साल पूछा ही जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, नीट में लगभग लगभग हर साल आता है। तो कंसेप्ट की बात चल रही है अभी। टाइप्स ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस 3 टाइप के हो गए। एक तो हो गए नॉन मेडिकेटेड, यानी जिसमें कुछ भी नहीं है, ना आइंस है ना हॉर्मोन्स है, उठा के यूट्रस में डाल दिया जाता है, ठीक है। लिपिस लूप बोलते हैं एक तरीके से, या स्टेनलेस स्टील के लूप्स होते हैं, ठीक है, या पॉलीमर्स होते हैं उनके लूप्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, लिपिस लूप में नॉन मेडिकेटेड है, इस तरीके से। ये मैंने डायग्रामेटिकली भी दिखा दिया, थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज रहता है। इनको यूट्रस में डाल देते हैं, और यूट्रस के अंदर ये एक तरीके से, इनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता किसी को भी, किताबों में भी, बट ये लिखते हैं कि ये कई तरीके से, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोकते हैं कई तरीके से, ठीक है, यानी इंट्रा यूट्राइन मेम्ब्रेन को भी अनसुटेबल बनाते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, और भी बहुत सारे तरीके हैं। कॉपर रिलीजिंग डिवाइस का मैंने एक ही बताया कि कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, जिससे फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है, पहला। दूसरा, कॉपर आयन स्पर्म और ओवा की सरफेस पर मिलने वाले जो फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन थे ना, उनके अंदर चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, एग्लूटिनेशन नहीं हो सकता। तो दोनों ही काम है इसके। हाँ, हार्मोन में अगर मैं प्रोजेस्टेरोन की बात करूं, सोचो प्रोजेस्टेरोन का लेवल नॉर्मल केस में कब बढ़ता है किसी फीमेल के अंदर? जब वो प्रेग्नेंट होती है, और उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है? नहीं चलती, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ा हुआ होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को वो स्टॉप कर देगा। मैंने पार्चुरेशन मैकेनिज्म में बताया भी था। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उस समय ध्यान रखना है आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, क्लियर बिल्कुल, क्योंकि वो सबको इनहिबिट कर देता है, ठीक है, GnRH के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। तो यहां आप कर क्या रहे हो, ठीक है, नॉर्मल केस में बिना प्रेगनेंसी कंसीव हुए प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाए हुए हो, ठीक है, इन इंट्रायूट्राइन डिवाइस की वजह से। और प्रोजेस्टेरोन अगर कंटिन्यू बढ़ा रहेगा, समझ रहे हो, तो आपकी GnRH इनहिबिट रहेगा, ठीक है, मतलब बॉडी को फील होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, बट एक्चुअल में नहीं हुई, एक्चुअल में नहीं हुई। तो बॉडी सारे सिस्टम को का सीसेशन कर देगी, रोक देगी, स्टॉप कर देगी सिस्टम को सारे को, स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी, सीक्रेशन एबिलिटी, समझ रहे हो,
अब जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सर्विक्स का म्यूकस थिक हो जाता है, तो स्पर्म वहां से एंटर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ऐसा एटमॉस्फेयर बना देगी उस पूरे ट्रैक के अंदर कि स्पर्म की एंट्री ना हो, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन ना हो। समझ रहा मेरी बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ओव्यूलेशन ही ना हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए। तो बस ये तरीका है, तो उसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 3 टाइप की डिवाइस है, एक एक करके लेके चल रहा हूं मैं। सबसे पहले कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात करूंगा, तो एक दिन में कितना कॉपर चाहिए होता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए? लगभग 50 माइक्रोग्राम पर डे। इतना अगर कॉपर आप पर डे के हिसाब से रिलीज करा लो तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को भी सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखना है। जैसे कोई कपल है कहता है सर हमें 3 महीने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए कॉपर रिलीजिंग वाला, तो हम उतना ही कॉपर लोड करके दे देंगे, भाई ये ले, एक दिन के हिसाब से 3 महीने के अंदर इतना रिलीज होता रहेगा। एक कहता है नहीं भैया हमें 5 महीने के लिए चाहिए, तो उतना लोड कर देंगे। एक कहता है हमें 1 महीने के लिए चाहिए, तो हम उतना कॉपर लोड कर देंगे। इसलिए कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस डिफरेंट टाइप की हो सकती है, डिपेंड करता है कितना कॉपर लोडेड है उसके अंदर, ठीक है। कॉपर टी, ठीक है, 7 कॉपर टी, 375 कॉपर टी, ये कॉपर टी, वो कई नाम है इसके, ठीक है। तो मैंने बताया कॉपर टी 200, कॉपर टी 200, मल्टी लोडेड कॉपर टी, मल्टी लोडेड कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी 200, ठीक है, कॉपर टी 250, मल्टी लोडेड कॉपर टी 375, कॉपर टी 380, कॉपर टी 7। तो बहुत सारे नाम आते हैं, ये डिपेंड करता है कितना कॉपर लोड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये इस तरीके से होती हैं, ये कॉपर लोडेड होता था, इसको यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता था, इसके थ्रेड बाहर वजाइना में होते थे, ठीक है। और धीरे धीरे कॉपर रिलीज होता रहता है, ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है। तो सर सक्सेस हुए नहीं हुए? नहीं हुए सक्सेस, समझ रहे हो? नोट करना है, अरे यार तुम समझते ही नहीं हो कुछ भी। ये बताओ, ये 4 पॉइंट समझ में आए? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, समझ रहे हो, गर्भाशय में इम्प्लांट करने वाली युक्तियां, हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, आए या नहीं आए? तो इनके लिए एक डॉक्टर और एक नर्स की जरूरत पड़ती है, तभी काम करती हैं। अगर कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है तो स्पर्म के भागने की क्षमता को घटा देती हैं। जब स्पर्म भाग ही नहीं पाएगा तो भक्षण कोशिकाएं, फैगोसिटिक सेल पकड़ पकड़ के खा जाएंगी। समझ में, फैगोसाइटोसिस बढ़ गई, ठीक है। ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है भाई। हर सरकार कहती है दो बच्चों के बीच में माँ को हमेशा, ठीक है, गैप मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य पर बैड इफेक्ट ना पड़े। तो ये बेटर है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए। और तीसरा है, इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल अगर कोई डिवाइस है फीमेल्स के द्वारा, मेल की बात नहीं कर रहा, फीमेल्स के द्वारा, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, पहला बताया। दूसरा मैंने बताया ये 3 प्रकार की आपके सिलेबस में है, समझो, छोटे छोटे कॉपर टी, सॉरी छोटे छोटे, ठीक है, लिपिस लूप आते हैं, लूप्स इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, वो छोटे छोटे, ठीक है। इनको यूट्रस में डाल देते हैं, ये यूट्रस की वॉल से टकराते रहते हैं और यूट्राइन वॉल को अनसुइटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। समझ रहे हो, इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, ठीक है। ये इनर डिवाइस होती हैं, ठीक है, हाँ इनर डिवाइस हो जाती हैं, पर इनसे कुछ खतरे भी हैं। ऐसी डिवाइस जो कंटिन्यू यूट्रस से इंटरेक्ट करेगी तो वो यूट्राइन सिस्ट बनाने में भी इनका मतलब रोल हो जाता था, ठीक है, और यूट्राइन कैंसर भी बन सकता था। तो साइड इफेक्ट तो इसके भी हैं। फिर बाद में आया कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये कॉपर रिलीज करती हैं, सिर्फ धीरे धीरे कॉपर रिलीज करती रहेंगी, और यूट्राइन जो वॉल होती है हाईली वेस्कुलर होती है, ठीक है। तो कॉपर जब रिलीज होता रहता है और स्पर्म अगर एंटर करता है तो कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देते हैं, फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है, जिससे स्पर्म बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। फिर भी अगर स्पर्म ओवा तक पहुंच जाए तो स्पर्म और ओवा की जो प्रोटीन्स आपस में एग्लूटिनेशन करती हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन जो स्टार्ट करती हैं, वो बेकार हो जाती हैं, तो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी भी खत्म कर देती है। पर शर्त है एक दिन में लगभग 50 माइक्रोग्राम कॉपर रिलीज होना चाहिए, ठीक है, इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं थे, पर ये सक्सेस भी नहीं हुए, क्योंकि फीमेल ट्रैक में कैल्शियम बहुत रिलीज हो रहा था, और कैल्शियम जब डिपॉजिट हो गया ना तो कॉपर का निकलना बंद हो गया, और कॉपर रिलीजिंग डिवाइस लगे हुए भी फीमेल प्रेग्नेंट हो गए। तब क्लेम किया गया कंपनी के ऊपर, भाई ये क्या चक्कर है। तब कंपनी ने कहा
समझ रहे हो भाई ये क्या चक्कर है। तो पता लगाया कि उन डिवाइस के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो गया था, तो कॉपर का निकलना बंद हो गया, जिसकी वजह से ये फेल हो गए। तो क्लेम भी मतलब दिया कंपनियों ने, ठीक है, तो सक्सेस नहीं हो पाए। हाँ, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस काफी सक्सेस हुए थे। अब इनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है पूरा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, ऐसे नहीं, ठीक है, पूरा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कैसे क्या करते हैं, ठीक है। अभी तो लिख दिया है ये प्रोजेस्ट्रॉन कंट्रेनिंग डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ एक एक करके, कॉपर वाली बात तो मैंने बताई दी आपको भाई, 50 माइक्रोग्राम पर डे कॉपर चाहिए, तभी ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की तरह काम करेगा, ठीक है। लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट बाई, ठीक है। अब कॉपर आइन करता क्या है, कॉपर आइन जब रिलीज होते हैं ना, तो यूट्राइन वॉल से टॉक्सिक साइटोकाइन रिलीज करवाते हैं, टॉक्सिक साइटोकाइंस। ये टॉक्सिक साइटोकाइंस जो यूट्राइन वॉल से निकल रहे हैं कॉपर की वजह से, ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, ठीक है। हाँ, साइटोकाइंस, टॉक्सिक साइटोकाइंस, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी और उसकी फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी, दोनों को सप्रेस कर देते हैं ये टॉक्सिक साइटोकाइंस, ठीक है। पहले कॉपर निकलेगा, यूट्राइन वेल हाईली वेस्कुलर है, उससे इसका इंटरेक्शन होगा, वो टॉक्सिक साइटोकाइन निकालना चालू कर देगी, स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस हो जाएगी, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। पर एक दिन में कितना कॉपर चाहिए, 50 माइक्रोग्राम। आपको 100 दिन के लिए डिवाइस चाहिए, तो 50 × 100 के हिसाब से आप कॉपर लोड कर दो। 200 दिन के लिए चाहिए, 50 × 200 के हिसाब से। 10 दिन के लिए चाहिए, 50 × 10, ठीक है। 60 दिन के लिए चाहिए, 50 × 60। नहीं समझ में आया, तो इतना एक दिन में चाहिए कॉपर, इसके हिसाब से आप जितना कॉपर लोड करोगे उसी टाइप की कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बन जाएगी। उसी को कॉपर टी बोलते हैं, क्योंकि टी आकृति की होती है, टी शेप होती है, टी शेप होती है, टी शेप होती हैं, और कॉपर लोडेड होती हैं, टी शेप होती हैं और कॉपर लोडेड होती हैं, कॉपर लोड होता है इनके अंदर, इसलिए इनको कॉपर टी बोलते हैं। क्लियर है। अब कॉपर तक बताओ मुझे, कॉपर तक क्लियर है या नहीं, कॉपर तक, कॉपर तक क्लियर है, यस, डन, अब क्लियर है। हाँ, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने बोला तो था एनसीईआरटी चैलेंज देख लो कैसे क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड यूट्यूब पर सीरीज डाली थी एनसीईआरटी चैलेंज, वो क्लियरिटी दे देगी आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप कर पाओगे, डरा नहीं रहा हूं मैं, ठीक, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बस। हाँ, टॉक्सिक साइटोकाइन, क्रिस्टल क्लियर। यहां तक कोई डाउट, चलो। अनकंफर्ट तो सभी डिवाइस होते हैं, ठीक है, ऐसा कोई कंफर्ट डिवाइस डिवाइस तो है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं बात करूंगा हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है, इनमें क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग होती हैं। कौन सा प्रोजेस्टेरॉन होगा, एग्जाम्पल क्या है, प्रोजेस्टा सर्ट, और अगला कौन सा है, लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल। इसमें क्या होगा, इसको क्या क्या बोलते हैं, LNG-20, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं भाई। LNG-20, लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, प्रोजेस्टा सर्ट, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, ऐसे याद रखो। अब मैं इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ पूरा का पूरा प्रॉपर वे में। इम्प्लांटेशन, चेंज इन सर्विकल म्यूकस, ठीक है, और एनिवोल्यूशन, इनसफिशिएंट ल्यूटल एक्टिविटी, सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। देखो मान लो, अब देखो तुम्हें पूरा मैकेनिज्म बताता हूँ बहुत तरीके से, इसके बाद क्रिस्टल क्लियर ही होगा। मान लो ये यूट्रस है,
हम्म। मान लो उसके अंदर हार्मोन भरा हुआ है, और एंडोमेट्रियम हाईली वेस्कुलर तो होती है, तो आप जानते हो एंडोमेट्रियम बिकम हाईली वेस्कुलर। यहां से हार्मोन निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन, सीधा ब्लड में जाएगा। यानी इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ब्लड प्रोजेस्टेरॉन लेवल। ये क्या काम करेगा, इंक्रीज ब्लड प्रोजेस्टेरॉन लेवल। जैसे ही ब्लड प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ेगा, अब क्या होगा, अब समझना, ठीक है। ब्लड ब्लड प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ने का मतलब है कि बॉडी को फील होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है। और जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आप जानते हो सर्विक्स का म्यूकस धीरे धीरे थिक होना चालू हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक यूट्राइन फ्लूइड भरेगा, यूट्राइन मिल्क। तो यहां पर बंद करना पड़ेगा इस रास्ते को। तो अपने आप नेचर प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा हुआ लेवल सर्विकल म्यूकस को थिक करना चालू कर देता है, धीरे धीरे थिकनेस बढ़ेगी, गाढ़ा हो जाएगा। इतना गाढ़ा हो जाएगा कि यहां पर प्लगिंग सिस्टम कर देगा, प्लगिंग कर देगा, बिल्कुल बंद कर देगा इसको, बिल्कुल बंद कर दिया। सर्विकल म्यूकस एकदम थिक हो गया, समझना मेरी बात, ठीक है। हाँ, तो जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन से एस्ट्रोजन भी हो सकता है, पर अभी मैं प्रोजेस्टेरॉन फोकस कर रहा हूं, ठीक है। तो वैसे वैसे सर्विकल म्यूकस क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो, सर्विकल म्यूकस क्या हो रहा है, थिक। हाँ, सर्विकल म्यूकस क्या कर रहा है, थिक हो रहा है। जब सर्विकल म्यूकस थिक होगा, ये स्पम की एंट्री को रोकेगा, स्पम के लिए हॉस्टिल का काम करेगा, ठीक है। स्पम की एंट्री नहीं हो पाएगी यूट्रस में, समझना मेरी बात। तो अभी मैंने फंक्शन क्या बताया, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड प्रोस्टोन लेवल बढ़ेगा, तो चेंज द सर्विकल म्यूकस, ये चेंज हो जाएगा, एंड सर्विक्स होस्टिल टू द स्पम, सर्विक्स स्पम के लिए होस्टिल का काम करेगी, ठीक है। सर्विक्स होस्टिल टू द स्पम। सर्विक्स होस्टिल टू द स्पम, पहला काम किस वजह से हो रहा है, इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन ब्लड, ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, इस वजह से ये पहला इफेक्ट यहां आने वाला है, आ गया। स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएंगे। और क्या काम होगा इसकी वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, ये प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि स्पर्म आगे बढ़ते हैं ना, तो फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को बढ़ाया जाता है। तो ये बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा कि अब जरूरत नहीं है मोटिलिटी को बढ़ाने की, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज कर देगा मोटिलिटी एंड secretory ability of fallopian tube। इसको भी घटा दिया इसने, नंबर टू, नंबर वन नंबर टू, दो काम किए इसने। इतने से भी इसका पेट नहीं भरेगा, इतने से भी इसका पेट नहीं भरेगा। और क्या काम करेगा ये,
ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन। अब समझना, ये प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट करेगा, बढ़ा हुआ प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। और जब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच नहीं निकलेगा तो सिंपल सी बात है, इसकी वजह से एलएच और एफएसएच भी निकलेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसी की वजह से निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसी की वजह से निकलता है। तो ना ये निकलेगा ना ये निकलेगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, ये नहीं निकलेगा तो क्या होगा भाई, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है आगे बढ़ने के लिए, फॉलिकल आगे नहीं बढ़ेंगे तो इसकी वजह से उन्हीं से एस्ट्रोजन निकलता है, डिक्रीज हो जाएगा एस्ट्रोजन का लेवल। और एस्ट्रोजन का लेवल अगर डिक्रीज हो गया, समझना मतलब ये एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाता है, फिर मैं क्रॉस करूंगा उसको, ऐसे याद रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ेगा। एस्ट्रोजन क्या काम करता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग भी नहीं होगी, थिकनिंग नहीं होगी तो प्रीवेंट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को रोकेगा। इसकी वजह से इम्प्लांटेशन रुक जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा, जीएनआरएच नहीं निकलेगा, एफएसएच नहीं निकलेगा, एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ेगा, थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्रीवेंट इम्प्लांटेशन। हाँ, अगर ये नहीं निकलेगा तो एलएच नहीं निकलेगा, ओव्यूल्यूशन, ओव्यूल्यूशन नहीं होगा, ओव्यूल्यूशन नहीं होगा तो डिक्रीज हो जाएगी ल्यूटियल एक्टिविटी, तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। तो ल्यूटियल एक्टिविटी घट जाएगी। ल्यूटियल एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बनेगा, ओव्यूल्यूशन ही नहीं होगा, एलएच नहीं है। यानी ये ना ओव्यूल्यूशन होगा, ठीक है, ना कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ना ल्यूटियल एक्टिविटी होगी, ना एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, समझ रहे हो, यानी स्टॉप हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कितने सारे काम हो गए, सर्विक्स का म्यूकस थिक हो गया, स्पर्म की एंट्री रुक जाएगी, फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी सिक्रेटरी एबिलिटी सप्रेस हो जाएगी, जरूरत ही नहीं है भाई अब इसकी, ये रुक जाने से सब कुछ रुक जाएगा। इस तरीके से हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, यानी अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल चाहे आप गोली की फॉर्म में बढ़ाओ, सर एनसीईआरटी चला, अच्छा एनसीईआरटी चैलेंज की पीडीएफ, पीडीएफ से कोई मतलब तुम क्या हो ना, तुम सिर्फ वो लोग हो जिनको सिर्फ रद्दी इकट्ठी करनी है, रद्दी इकट्ठी करने वाले फिर उसको बेचते हैं रद्दियों को, ठीक है। अरे सब यही चल रहा है, ठीक है। एक्चुअल में जेन्युइन बच्चा होता है ना, मैंने कहा चैलेंज, चैलेंज का मतलब आपको मैंने प्रॉपर तरीके से टाइम दिया है वहां पर, 15 सेकंड का, उस 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है ओएमआर शीट पर, तो ही फायदा है, नहीं तो बेकार है वो तो। लैक भाई, एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो भाई ओव्यूल्यूशन कहां से होगा, भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है तो एलएचएफएसएस नहीं निकल रहे तो ओव्यूल्यूशन नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, ल्यूटियल एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी,
एस्ट्रोजन ना निकलने की वजह से एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगी, ठीक है, स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो सेम सब चीजें लैक्टेशनल अमेनोरिया में भी होंगी, ठीक है। तो अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर आपने इंजेक्शन की फॉर्म में बढ़ा दिया, इम्प्लांट की वजह से बढ़ा दिया, गोली ये खिला के बढ़ा दिया, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगा के बढ़ा दिया, तो काम यही सब होंगे, तरीके अलग अलग हैं। एक लाइन में कहा जाए कि अगर ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दोगे तो काम जो भी दिख रहे हैं ना यही होंगे। उस इंसान की मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल सीज कर जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। पर सोचो एक फीमेल जो नॉर्मल है, पर उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बाहर से बढ़ा दिया गया है, और वो हर समय फील कर रही है प्रेगनेंसी वाला सिम्टम, तो सोचो उसकी हालत क्या होगी। तो ऐसे ही लोगों ने फीमेल्स की हालत की थी, ये खिला खिला के लगा लगा करके, ठीक है, जो सही नहीं है। हाँ एक ही बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस, ठीक है। एआईटीएस तो पूरा, अरे यार तुम एआईटीएस का सिलेबस पूछ रहे हो, तुम यार कैसी बात कर रहे हो। एआईटीएस का सिलेबस नहीं होता, एआईटीएस का प्रॉपर प्लानर होता है, जब आपको आप मंगाते हो आपके पास पहुंचता है। मैंने बताया इसमें 11th के, ठीक है, 3 पार्ट टेस्ट हैं, 2 फुल टेस्ट हैं, ऐसे 12th के भी 3 पार्ट टेस्ट हैं, 2 फुल टेस्ट हैं, फिर 11 12 कंबाइन करके 12 प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ कुछ ओल्ड पैटर्न्स हैं, कुछ न्यू पैटर्न्स हैं, ठीक है, जो अभी होने की प्रोबेबिलिटी है। तो सिलेबस नहीं होता, जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जाए वैसे वैसे उन टेस्ट को आप लगाते जाओगे, ठीक है, और अपनी गलतियों को इंप्रूव करते जाओगे, इस तरीके से होता है एआईटीएस। तुम्हें लग रहा है कि उसका सिलेबस होता है कोई। हाँ हाफ रीड सीरीज का सिलेबस उतना ही होता है जितना उस हफ्ते के अंदर 4 लेक्चर गए, 4 चैप्टर आते हैं जिस वीक के। जैसे इस वीक कल मेरा चैप्टर आने वाला है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है, और फ्राइडे को मेरा आने वाला है लोकोमोशन मूवमेंट, तो ये दोनों संडे को टेस्ट में आएंगे। ऐसी हर टीचर के जो भी यहाँ पर आएंगे संडे को उसका टेस्ट होगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन जितने लगाओ वो कम है, ठीक है, ये समझ लो, मल्टीपल क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, मल्टीपल टेस्ट लगाने पड़ेंगे, बस ये ध्यान रखो। चलो, तो ये जता, ये समझ में आया नहीं आया, ये स्टेप्स बहुत मैंने अच्छे से डिजाइन किए हैं, समझ में आए नहीं आए। यस बेटा, अगर आप बाहर से प्रोजेस्टेरोन बढ़ा रहे हो तो उससे हार्मोनल डिसबैलेंस पे सब पर असर पड़ता है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, एकदम बढ़िया परफेक्ट। अब आ रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने बताया जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, चाहे प्रोजेस्ट्रॉन हो, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इसका नाम क्या था, एग्जांपल है प्रोजेस्टा सर्ट और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल। और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल को LNG-20 भी बोलते हैं हम, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो ये आती करती क्या है, इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, इम्प्लांटेशन को, सर्विकल म्यूकस को थिक कर देती हैं, एंड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं होने देती, इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता, ठीक है, इस तरीके से काम करती है। एक लगा के भी दिखा दी है मैंने, ये पूरा मैकेनिज्म बता दिया है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस का, मतलब हार्मोन का। अब यही आप अगर मैं गोली की फॉर्म में खिलाऊंगा तो भी काम यही ऐसे ही करेगा जैसे। अब मैं बात करता हूं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी ऐसी गोलियां जिनको आप ओरली खिलाते हो। उस जमाने में डेली के नाम से आती थी, रोज पर डे खानी होती थी, ठीक है। हाँ, अब काम कैसे करती हैं, अब देखो, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं 2 टाइप की आती हैं, एक मिनी पिल और एक कंबाइंड पिल, समझना। हाँ ठीक है, देखो पहले सरकार ने मिनी पिल निकाली, फिर कंबाइंड पिल निकाली, समझना। मिनी पिल के अंदर हमने सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन देना चालू किया, प्रोजेस्ट्रॉन सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन आता है इसको हम, ठीक है, एक स्पेशल नाम से आते हैं लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल।
सिंथेटिक प्रोजेस्टिन, सिंथेटिक प्रोजेस्टिन इज लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल। और ऐसी सिंथेटिक एस्ट्रोजन जो होता है उसको हम बोलते हैं इथेनाइल एस्ट्राडायोल। ये मार्केट में सिंथेटिक फॉर्म है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की, समझना। तो स्टार्टिंग के अंदर मैं बात कर रहा हूं मिनी पिल्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए कि भाई आपको रोज एक गोली खानी है, 30 के 30 दिन एक गोली खानी है, खाते ही रहना है, ठीक है। अगर आपको बेबी कंसीव करना है, मतलब समझना मेरी बात, तो रोज एक गोली खानी ही पड़ेगी आपको, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। रोज एक गोली खाओ, रोज एक गोली खाओ। उस गोली में क्या होता था, प्रोजेस्टेरोन। यानी आप प्रोजेस्टेरोन बढ़ा के रख रहे हो, उस फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई है, समझ रहे हो, उसको इनिशियल प्रेगनेंसी सिम्टम आ रहे हैं, उल्टी वॉमिटिंग उसको बनी रहती है, समझ रहे हो, और मेंस्ट्रुअल साइकिल ना चलने की वजह से उसका बीएमआर डिस्टर्ब हो गया सारा का सारा, वो बीमार रहने लगी। तो बहुत दिक्कतें होती थी फीमेल्स को इन कॉन्ट्रासेप्टिव, समझना मेरी बात, इन पिल्स की वजह से, ठीक है, चाहे वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हो या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन निकाला साइंटिस्टों ने कंबाइंड पिल बना करके। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, कंबाइंड पिल बनाते हैं, उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे। तो उन्होंने क्या काम किया, समझना, कंबाइंड पिल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों रखा। अब क्या किया उन्होंने, एक रैपर बनाया, उसमें स्टार्टिंग में गोलियां नहीं थी, एक रैपर बनाया, उसमें 21 गोलियां होती थी, 21 टैबलेट, ठीक है। तो पहले दिन जो गोली ले रहे हैं ना, समझना, इसके अंदर, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों होगा, ठीक है। पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो पहले दिन समझना मेरी बात, ये दिन कितने दिन तक लेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आप 21 दिन तक लोगे आप, ठीक है। किस दिन से स्टार्ट करोगे, फिफ्थ, भाई किस दिन से स्टार्ट करोगे, फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट टैबलेट, इसमें दोनों होंगे, स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। भाई मेंस्ट्रुअल पहले दिन चालू हो गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल चलता है, ठीक है। तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे ही 5वां दिन मेंस्ट्रुअल चल रहा होगा, आप गोली खा लो एक, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होगा। यानी 5वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से इन गोलियों को लेना चालू करोगे, समझना। तो 5वें दिन आपने क्या कर ली, गोली खा ली। कौन से दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन, समझने की कोशिश करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन आपने पहली गोली खाई, फिर 6वें दिन गोली खाई, 7वें दिन खाई, 8वें दिन खाई, 9वें दिन खाई, 10वें दिन खाई, 11वें दिन खाई, 12वें दिन खाई, 13वें दिन खाई, 14वें दिन खाई। अब यहां ओव्यूलेशन होगा, पर आपने गोली खा ली है तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन पहले से बढ़े हुए हैं, तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, समझ रहे हो। आपने इसको मेंटेन किया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25वां दिन, 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक आप लोगे इसको, 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपसे पूछे मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन से स्टार्ट करते हैं, 5वें दिन से, किस दिन तक लेते हैं, 25वें दिन तक, क्योंकि 25वें दिन के बाद तो अपने आप ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होना, मतलब कंप्लीट हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक आपने क्या किया, इसको मेंटेन किया, और 25वें दिन आकर के गोली लेना छोड़ दिया आपने 7 दिनों के लिए। 7 दिन जैसे ही, भाई नेचुरल प्रोसेस में होता क्या है, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों बढ़ते हैं, समझना, उसी को हमने गोलियों में मेंटेन किया है। अचानक से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों घट जाते हैं, और फिर से एंडोमेट्रियम टूट के बाहर गिरना चालू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल फेज आ जाती है, 5 से 6 दिन तक चलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 25वें दिन तक हमने गोलियां दी, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 दिन गोली नहीं दी हमने, कुछ भी नहीं दिया। अब जैसे ही इन 7 दिनों के अंदर इन हार्मोन का लेवल डाउन होगा, क्योंकि गोली देना बंद कर दिया आपने, अपने आप ही एंडोमेट्रियम टूट के गिरना चालू हो जाएगी। सर एंडोमेट्रियम बनी कैसे, क्योंकि इन गोलियों में आपने एस्ट्रोजन भी तो यूज किया था,
एस्ट्रोजन धीरे धीरे एंडोमेट्रियम को बना रहा था, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, सभी चीजों को रोक के रखे हुए था, ठीक है। तो जैसे ही 25वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25वें दिन आपने 21 नंबर की गोली ली, उसके बाद आपने 8 दिन गोली नहीं ली, तुरंत ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां से क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। कितने दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लो चलेगा, 7 दिन तक। 7 दिन बाद आपको फिर से गोली स्टार्ट करनी है। पर कई फीमेल्स क्या थे ना, भूल जाते थे, ठीक है, भूल गए भाई, नहीं ले पाए, ठीक है, 7 के 10 दिन हो गए, और गलती से बच्चे के कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी वहां बढ़ जाती है, ठीक है। तो इन साइंटिस्टों ने क्या काम किया, एक काम करते हैं, इन फीमेल्स को भूलने की आदत है, तो कुछ ऐसा करो भूले ही ना ये, ठीक है। हाँ, मैं एक गोली छूट गई किसी दिन तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, अगले दिन 2 गोली खानी होती थी। डॉक्टर कहते थे कि अगर आप भूल गए आज गोली तो अगले दिन 2 गोली खा लो, चीजें मेंटेन रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर लगभग लगभग हर दिन खानी है, पर छूट जाए तो 2 दिन 2 गोली खा लो। हाँ, इन 7 दिन आपको गोली नहीं लेनी, पर उसमें गड़बड़ होती थी, तब साइंटिस्टों ने कहा क्योंकि इन 7 दिनों में ब्लड फ्लो हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो आयरन गोली डाल दो उसकी जगह। आप समझना, आयरन पिल्स डाल दिया इन्होंने। इन्होंने आयरन पिल्स डाल दिए, ठीक है। 7 क्या डाल दिया इन्होंने, आयरन पिल्स। तो 7 दिन तक ये फीमेल आयरन पिल्स खाते थे, फिर से पहली गोली चालू कर देते थे, फिर कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर इन दिन इतने दिनों तक आयरन पिल्स खानी है, तो एंडोमेट्रियम फिर टूटेगी, फिर एंडोमेट्रियम बनना चालू हो जाएगी। यानी मात्र इस गोलियों की वजह से आप उस फीमेल को आर्टिफिशियली ऐसा फील करा रहे हो कि तेरे अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ठीक है। अपने आप ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25वें दिन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू हो जाएगा 21 गोलियां खाने के बाद, ठीक है। और अगेन, ठीक है, गोलियां खाना चालू कर दोगे, फिर से चीजें रुक जाएंगी, सब कुछ वैसे ही जो नेचुरल है, पर गोलियों की वजह से चला रहे हैं हम, जिससे कि उसका बीएमआर ठीक रहे, इसकी अंदर की चीजें ठीक रही, तो आगे जाकर के ये गोलियां भी बहुत चली। पर इनकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आप बॉडी में बेवजह भर रहे हो ना, साइड इफेक्ट तो है भाई इनके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, अगर मैं गोली की बात करता हूं, कितनी गोली ली जाती है ओरली, आप बोलोगे 21 डेज तक ली जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन से स्टार्ट करते हो, 5वें दिन से, किस दिन तक लेते हो, 25वें दिन तक। कितने दिन गोली नहीं लेते, 7 दिन आप कोई गोली नहीं लेते, समझ रहे हो। इन 7 दिनों के अंदर गोली नहीं लेते तो ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, समझना मेरी बात। तो यहां पर क्या हो, स्टार्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। अब बताओ मुझे ये समझ में आया नहीं आया, जितने क्वेश्चन बनेंगे आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यस या नो। सर जी गोली ले क्यों रहे हैं नली बेटा, क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहते, समझ रहे हो, बच्चा नहीं चाहते पर करना सब कुछ चाहते हैं, तो गोली खानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ये कह रही है भाई करो, हम रोक नहीं रहे तुम्हें, ठीक है, पर गोली खाओ जिससे कि, समझ रहे हो, बेबी कंसीव ना हो जाए, अनचाहा बेबी कंसीव ना हो जाए, समझ में आया नहीं आया। आयरन पिल्स का रोल क्या है, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, तो आयरन पिल्स के बहाने फीमेल को तो ये लग रहा है ना कि हम गोली खा रहे हैं, पर एक्चुअल में आयरन पिल्स उसके जो ब्लड लॉस हुआ ना उसको मेंटेन कर देती है, क्योंकि ब्लड को बनाने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। समझ में आया शिवम। ये 12th के ही बच्चे हैं ना, इनको बेसिक भी नहीं पता। चलो ठीक है। सबसे अच्छा नेचुरल मेथड पर सबसे ज्यादा, समझना मेरी बात, फेल्योर चांस नेचुरल मेथड के ही हैं, मैक्सिमम फेल्योर चांस, न के बराबर सक्सेसफुल है पर
समझ रहे हो, फेलियर चांस उसी के हैं। बैक स्लाइड पे आ रहा हूं मैं। चलो, गवर्नमेंट चाहती है पॉपुलेशन ना बढ़े, तो गवर्नमेंट के प्रेशर में, ठीक है, ये भी नहीं चाहते भाई, ठीक है, बच्चों को भाई पालना पोसना इतना आसान थोड़ी ना होता है। हाँ, सबके साइड इफेक्ट हैं भाई, सबके साइड इफेक्ट हैं, सबके साइड इफेक्ट हैं। अब बताओ, जहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? शादी ही मत करो। शादी से बंधा कौन है आज की डेट में? कलयुग है भाई। अदर कंट्री में तो लोग शादी ही नहीं करते, पर इसका मतलब थोड़ी ना कुछ नहीं करते हैं। बीटी सर, अब आ जाओ, बीटी सर छोड़ो, अब यहाँ पर आ जाओ। चलो, जहां तक कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट? बीएमएस। चलो, अब आ जाओ, यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है, एकदम क्लियर है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे इस पे बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, जितनी भी हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस होती हैं, करता काम एक ही करती हैं, सर्विकल म्यूकस को थिक कर देती है, फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी और सिक्रेटरी एबिलिटी जो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होती है सप्रेस कर देती हैं, ठीक है, जीएनआरएच को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम ही ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। चलो, ठीक है, हार्मोन पिल्स एक्ट बाय 4 वे, ये बताई दिया मैंने आपको किस किस तरीके से काम कर रही हैं, ओव्यूलेशन को रोक रही हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम को चेंज कर दे रही है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा, ठीक है, पैसेज को ब्लॉक कर रही हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को सप्रेस कर रही हैं, डायग्राम में मैंने बता ही दिया है पूरा। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, गवर्नमेंट और क्या क्या आपको प्रोवाइड करा रही है कि भाई जनसंख्या बढ़ने मत दो, ठीक है, तो भाई गोली नहीं खानी तो इंजेक्शन तो लगवा सकते हो ना, रोज नहीं खा रहे गोली तो एक दिन आओ इंजेक्शन लगवाओ, 3 महीने की छुट्टी, ठीक है, फिर 3 महीने बाद आओ इंजेक्शन लगवाओ, फिर 3 महीने की छुट्टी, ठीक है, समझ रहे हो? पूरी साल में आपको 4 इंजेक्शन लगवाने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट के जितने भी क्लिनिक्स हैं उनके पास, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो इनको बोलते हैं इंजेक्टेबल डिवाइस, डिपो प्रोवेरा, इस तरीके के इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, डिपो प्रोवेरा के नाम से आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोजेस्ट्रॉन होता है। सर, प्रोजेस्ट्रॉन ब्लड में इंजेक्ट करेंगे तो एकदम लेवल बढ़ जाएगा, फिर 2 दिन में खत्म हो जाएगा ना। इस प्रोजेस्ट्रॉन को ऐसे बनाया गया है, डिपो प्रोवेरा, समझना, डिम्पा के नाम से बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस है डिम्पा, ठीक है, मतलब डिपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। डिपोट का मतलब होता है स्लो रिलीजिंग। डिम्पा की फुल फॉर्म बात करूं ना, डिम्पा के नाम से टीवी में बहुत ऐड आता था एक जमाने में, ठीक है, डिम्पा के नाम से। डिपो प्रोवेरा, डिपोट स्लो रिलीजिंग, यानी प्रोजेस्ट्रॉन को हमने ऐसे तरीके से मॉडिफाइड किया है, ब्लड में जाकर के एकदम रिलीज नहीं होता, धीरे 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 धीरे, लगभग 2 महीने वाला इंजेक्शन है 2 महीने तक रिलीज होता है, 3 महीने वाला इंजेक्शन है 3 महीने तक धीरे धीरे रिलीज होता है, मंथली इंजेक्शन है तो पूरे मंथ तक धीरे धीरे रिलीज होता है। डिम्पा, डिपो प्रोवेरा मेड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहां तक कोई डाउट? प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, एसीटोन फॉस्फेट हो गया प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, ठीक है। डिपोर्ट का मतलब है स्लो रिलीजिंग, ठीक है। अब इसके बाद आया इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब है, लोगों ने कहा सर क्या झंझट है ये, क्या बना दिया है, ठीक है, रोज खाओ, रोज मतलब हर महीने लगवाओ, ठीक है, यूट्रस में इम्प्लांट करवाओ, समझ रहे हो ना, बड़ा झंझट है सर। तब साइंटिस्टों ने कहा इन झंझट, लोगों को झंझटों से बचाना है तो इम्प्लांट लेकर के आओ। उन्हें इसमें क्या है इम्प्लांट के अंदर? इम्प्लांट में सिलिका के कुछ कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है, इन कैप्सूल को फीमेल की फोर आर्म्स में, अब यहां भी फीमेल्स का सेक्रीफाइस, समझना, मेल के नहीं लगाए जा रहे, फीमेल के लगाए जा रहे हैं, फीमेल की 4 आर्म्स में कट लगा करके इन सिलिका कैप्सूल को सब डर्मल रीजन में, क्योंकि डर्मिस के नीचे ही ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां पर इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है, 3 सालों के लिए और 5 सालों तक काम करते हैं। इसका भी बड़ा दूरदर्शन पर ऐड आता था एक जमाने में, फ्रीडम 5, 5 साल की फ्रीडम, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, फ्रीडम 5 के नाम से। ये होते क्या है भाई, इस तरीके से होते हैं,
ये सिलिका के कैप्सूल हैं, ठीक है, मानो 1 2 3 4 5 6 कैप्सूल हैं। इनकी सिरिंज भी बड़ी मतलब अजीबोगरीब आती है। इसमें सिलिका के कैप्सूल को डाल दिया जाता है, ऊपर से इसका पिस्टन लगा दिया जाता है, यहां पर हाथ पर निशान बना दिए जाते हैं भाई कैप्सूल फोर आर्म्स में कहां कहां पर इंप्लांट करने हैं। सब डर्मल रीजन में, एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, सब डर्मल रीजन में। तो निशान बना दिए हमने कि भाई यहां यहां पर हम इन कैप्सूल को इंप्लांट करेंगे, इन इन जगह पर हम फोर आर्म्स में कैप्सूल को इंप्लांट करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से कैप्सूल डाला और पिस्टन को यहां फंसा के पंच कर दिया, कैप्सूल ये आ गया। ऐसे 6 के 6 सिलिका कैप्सूल आपकी सब डर्मल, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है, उसमें जाकर के इंप्लांट कर दिए जाते हैं। और ये 5 सालों तक धीरे धीरे स्लोली स्लोली रिलीज होते रहते हैं। और वो फीमेल 5 सालों तक मेंस्ट्रुअल साइकिल करती ही नहीं है, यानी उसका मतलब चीजें पर फ्रीडम, इसके साइड इफेक्ट्स सॉरी इसके फेलियर चांस सबसे कम है, पॉइंट्स के अंदर है। फेलियर चांस इसके सबसे कम है, पॉइंट्स के अंदर है। सबसे ज्यादा फेलियर चांस किसके हैं, नेचुरल। सबसे कम किसके हैं, इम्प्लांट। भूलने का भी चक्कर नहीं है, 5 साल की फ्रीडम है। आई एन ए साइड इफेक्ट सबके, ठीक है। तो हमने नाम दिया इसका दीज आर प्रोजेस्टिन कंटेनिंग डिवाइस, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन होता है इसके अंदर, सिंथेटिक प्रोजेस्टिन को प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं। प्रोजेस्टिन कंटेनिंग डिवाइस है जिसको इम्प्लांट किया जा रहा है, कहां पर, सब डर्मली, इम्प्लांट सब डर्मली, डर्मिस के नीचे। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन 3 से 5 सालों के लिए, 3 साल वाले भी आते हैं, 5 साल वाले भी आते हैं, फ्रीडम 5 के नाम से इनका गवर्नमेंट काफी ऐड करती है, ठीक है। इसको नॉर प्लांट भी बोलते हैं, नॉर प्लांट, नॉर प्लांट के नाम से भी आते हैं, नॉर प्लांट, इम्प्लांट ना बोल करके नॉर प्लांट बोल सकते हो। नॉर प्लांट इस प्रोजेस्टिन ओनली कंटेनिंग डिवाइस है, 6 स्मॉल सिलिका परमेबल होते हैं कैप्सूल। इस पर लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल होता है। प्रोजेस्टेरोन कौन सा होता है, लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, यही यूज करते हैं अक्सर कर सारी डिवाइस के अंदर। एंड दीज आर इंसर्टेड अंडर स्किन फॉर लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है इस तरीके से यहां पर, ठीक है। अब बताओ, इंजेक्टेबल भी क्लियर, देखो सबका मैकेनिज्म एक ही है जो मैंने डायग्रामेटिकली बताया है। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 सालों के लिए बिल्कुल रुक जाएगा भाई। एक छोटी सी सुई चुभती है तब भी तो दर्द होता है, तुम कह रहे हो सर से पेन होता है। जितने पॉइंट मैं लिखा रहा हूं इतना तो याद रख लो भाई, जीनत, इतना याद रख लो जितना मैं लिखा रहा हूं। डिम्पा कोई वैसा नाम नहीं है, डिम्पा थोड़ा सिंपल नाम है ना, डिपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डिम्पा। यहां तक कोई डाउट? अरे बाई चांस बेबी करना हो तो उसको निकलवा लो डर्मल रीजन से, ठीक है। नहीं तो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग से ये लोग करते हैं, गवर्नमेंट कहती है प्लानिंग करो कि भाई 5 ईयर तक बेबी नहीं चाहिए, इम्प्लांट करवा लो, 3 ईयर तक नहीं चाहिए, 3 ईयर के लिए इम्प्लांट करवा लो। अचानक से आप पगले हो कि अचानक दिमाग में आ गया बेबी चाहिए तो भाई निकलवा लो, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये टेम्परेरी डिवाइस पढ़ा रहा हूं आपको, टेम्परेरी जिनकी रिवर्सिबिलिटी है। इसके बाद पढ़ाऊंगा परमानेंट जिसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, ना के बराबर इरिवर्सिबल है। यहां तक बताओ। हाँ, कॉन्डोम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट। बीएमआर तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, नो डाउट बीएमआर डिस्टर्ब होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट तो आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये किसने कहा, गवर्नमेंट को तो ये चाहिए ना कि आप जनसंख्या ना बढ़े, गवर्नमेंट का एक ही है भाई जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि आनंद मिल रहा है इसके अंदर तो भाई ये चीज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नहीं तो फिर आपकी भी समस्या है कि 10-10 बच्चे हो जाएंगे, कैसे मैनेज करोगे आप, ठीक है।
समझ रहे हो, समस्या यही है, आपको हर बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ बड़ा बनाना है, तो आपको चीजें करने पड़ेंगी, तो लोग करते हैं। ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारे टेम्परेरी मेथड खत्म हो गए। ठीक है, अब लास्ट में मैं एक पढ़ाऊंगा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है गवर्नमेंट कहती है कि भाई गलती हो गई, ठीक है, या अभी न्यूली मैरिड कपल हैं, वो समझ ही नहीं पाए कि बेबी को कैसे क्या, अभी मतलब मेंटली प्रिपेयर होना है बेबी को, तो भाई उनको भी अबॉर्शन कराना पड़ सकता है। ठीक है, जोश जोश में लोगों में गलती कर देते हैं, मैंने कहता बताया था ना, जो एज ग्रुप होता है उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। ठीक है, तो वहां पर भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, या एबॉर्शन कराना पड़ता है, पर साइड इफेक्ट सबके हैं, ये ध्यान रखना। जितने भी लोग एबॉर्शन कराते हैं तो आगे जाकर के यूट्राइन सिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी यूट्रस का कैंसर। समझ रहे हो ना? हाँ, बहुत दिक्कत है। ठीक है, पर गवर्नमेंट को मतलब नहीं है और लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को लगता है भाई ये बनाई है साइंटिस्टों ने तो खाई जाएगी, बड़ी खाने के लिए बनाई है। ठीक है, उसको नहीं लगाना कि हाँ इसके साइड इफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, समझ में आया? साइड इफेक्ट सबके हैं। हाँ बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी अगर सिल्क का आप इम्प्लांट कराते हो तो। हाँ ठीक है, तो यूट्राइन कैंसर, ठीक है, और आगे जाकर के तो ब्रेस्ट सेंटर ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ठीक है, और भी बहुत सारे कैंसर से होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पर। समझ रहे हो? हाँ, तो अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो देखो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दो तरीके के हैं। एक तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 घंटे के अंदर अंदर ले लो, क्योंकि 72 आवर्स के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आपको डर है कि फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, तो 72 घंटे के अंदर अंदर आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले लो। ठीक है, आई पिल के नाम से आती हैं, बहुत सारी हैं। या एक क्वेश्चन आता है मेडिकल में कि अगर 72 घंटे के अंदर अंदर आप कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को इम्प्लांट करा लो, तो वो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगी। सर कैसे? समझना, क्योंकि अभी स्पर्म पहुंचे नहीं है, आपने कॉपर रिलीजिंग डिवाइस लगवा ली, तो वो कॉपर स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को घटा देगा, जिससे कि एक तरीके से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। पर आईपिल के नाम से गोली आती है। ठीक है, एक RU486 जर्मन की है। ठीक है, ये एंटी प्रोजेस्ट्रॉन है, यानी प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तभी तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी। ये प्रोजेस्ट्रॉन के रिसेप्टर को ही चेंज कर देती है दवा। अब क्या होगा? लो, मेंटेन करके दिखाओ, प्रेगनेंसी मेंटेन ही नहीं होगी। समझ रहे हो? और मेंटेन हो चुकी है, ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेट हो जाएंगे और एबॉर्शन हो जाएगा। तो एबॉर्शन कराने के लिए भी RU486 ली जाती है। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी ली जाती है। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस विद इन 72 आवर्स ऑफ coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive। इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल बोलते हैं, यानी गोली खाने के बाद नई सुबह। नहीं आया क्या? टेंशन, सर फटा जा रहा, अब क्या होगा? ठीक है, तो गोली खा लो भाई, लो नई जिंदगी चालू। ठीक है, टेंशन खत्म। समझ में आया? पर सबकी टेंशन है, ऐसी बात नहीं है। दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, इसके केस में लोग यूज करते हैं। मिफीपेरिस्ट्रोन बड़ा कॉमन है, एंटी प्रोजेस्ट्रोन है मिफीपेरिस्ट्रोन, ये तो बहुत मतलब एबॉर्शन में यूज होती है। एंटी प्रोजेस्ट्रोन एक्टिविटी दिखाती है। एंटी प्रोजेस्ट्रोन, अच्छा लिखा तो है एंटी प्रोजेस्ट्रोन। एंटी प्रोजेस्ट्रोन, एंटी प्रोजेस्ट्रोन का मतलब है RU486 तो सबसे ज्यादा बिकती है एबॉर्शन के लिए और वही अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए। ठीक है, ये एबॉर्शन कराती है, प्रोजेस्ट्रोन के रिसेप्टर को चेंज कर देती है, उससे बाइंड कर जाती है, तो प्रोजेस्ट्रोन का इफेक्ट तुरंत खत्म होते ही एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, इज अ सिंगल पिल ट्रीटमेंट। ये सिंगल पिल है। ठीक है, सिंगल। ठीक है, इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर, बाइंड करके एकदम उनको ब्लॉक कर देती है। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। इस पे क्वेश्चन आते हैं। एक तो 72 आवर के अंदर अगर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगा दी जाए तो क्या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती है? यस। समझ रहे हो? RU486 मिफीपेरिस्ट्रोन जो एंटी प्रोजेस्ट्रोन एक्टिविटी दिखाती है, ये तो सबसे ज्यादा यूज होती है। आपसे पूछे एंटी एस्ट्रोजन एक्टिविटी कौन सी ड्रग दिखाती है, आप लोगे सेंट क्रोमिन सहेली के अंदर होता है, वो एंटी एस्ट्रोजन होता है, ये एंटी प्रोजेस्ट्रॉन होता है। तो कंफ्यूज मत होना,
एंटी प्रोजेस्टेरोन और एंटी एस्ट्रोजन। तो ये हो गया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अब बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ, सिलिकॉन कैप्सूल बॉडी में ही डिसॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल विशाल। यहां तक बताओ कोई डाउट? बीएमएस। ओवरी में स्टोर नहीं होता, ठीक है, ओवरी में स्टोर नहीं होता। चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब लास्ट आता है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। साइड इफेक्ट लिख दिए मैंने एक स्लाइड पर बाई चांस समझने के लिए, जैसे नाउसिया, उल्टी आना, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, यानी रुक रुक के जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार ब्लीडिंग होती है, पर बेवजह रुक रुक करके ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस से, इट इज अ डेंजरस कंडीशन। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, आप समझ रहे हो, हाँ। और ब्रेस्ट कैंसर, ये तो बहुत कॉमन हुआ था उन दिनों, उस जमाने में जब ये बहुत तेजी से बिकी थी, ठीक है। ये कॉमन साइड इफेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ परमानेंट मेथड, जिनको स्टरलाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं या टर्मिनल मेथड बोलते हैं, यानी अंत अब है भाई। क्यों है? क्योंकि इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, बहुत पुअर। तो दो ही मेथड है परमानेंट मेथड के अंदर, गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी, वास डिफरेंस को टॉमी कर देना, ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब को टॉमी कर देना। टॉमी का मतलब है रिमूवल, समझ रहे हो? क्लास तो चल रही है बेटा, क्लास चल रही है यहां पर। आकिब बेटा, आकिब तेरा मैसेज पढ़ लिया मैंने, कश्मीर से है बच्चा आकिब, ठीक है, ठीक है। अब मैं अपने मुंह से तो अपनी तारीफ नहीं करूंगा, बट हाँ ठीक है, अपनी तरफ से मेरा यही प्रायोरिटी होती है कि आप जो काम को ले रहे हो उसको परफेक्टली करो, इतना परफेक्टली करो, ठीक है, कि मतलब आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यार हाँ आपने जो किया वो ठीक किया, ठीक है। नोट कर लेना अभी, तसल्ली से नोट कर लेना, ठीक है, एक बार समझ लो पहले एक बार। मैं परमानेंट और करा दूं एक बार, फिर मैं तसल्ली से नोट करने का पूरा, आपको पीपीटी मिल जाएगी नोट करने के लिए, बस समझ लो एक बार। परमानेंट का मतलब है जिनका रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, ठीक है, उसको परमानेंट बोलते हैं। यानी अगर आपके मन में आता है परमानेंट कराने के बाद में बेबी कंसीव करना है, तो यार प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। ये तभी कराते हैं लोग जिनके पास लगता है 2 या 3 बेबी हो गए, यार अब ठीक है परमानेंट मेथड करा लेना चाहिए, गवर्नमेंट इसमें प्राइज भी देती है इन लोगों को, ठीक है, कि भाई तुम करा रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो ना? हाँ, 2 3 बच्चे हो जाने के बाद लोग करा लेते हैं इसको, आज के डेट में 2 बच्चों के बाद ही करा लेते हैं। इसको सर्जरिकल मेथड भी बोलते हैं अक्सर कर। कुछ फीमेल्स सेकेंड या थर्ड बेबी अगर सिजेरियन हो रहा है, तो क्योंकि उस समय पूरा पूरा कट लगता है, तो उस समय भी ये करा लेते हैं, ठीक है। मेल का तो बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, माइन्यूट सी, ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया देके कर दिया जाता है। कैसे समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो इसमें गैमी ट्रांसपोर्ट, चलो मैं समझा ही देता हूं पूरा का पूरा। वासेक्टोमी की बात कर रहा हूं, यानी वास डिफरेंस की टॉमी, टॉमी का मतलब है रिमूव कर देना। वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, समझना मेरी बात। कोलिसिस्टेक्टोमी, याद आया? कोलिसिस्टेक्टोमी, याद आया? हाँ। ऐसे ही हिस्ट्रेक्टोमी, यूट्रस को रिमूव कर देना, हिस्ट्रेक्टोमी यूट्रस को रिमूव कर देना, समझ रहे ना मेरी बात? हाँ। अब मैं बात करूंगा, अगर किसी मेल की वास डिफरेंस को कट करके बेंड करके इस रास्ते को रोक दिया जाए, इसको वासेक्टोमी कहते हैं। इससे क्या उसकी सेक्सुअल ड्राइव पर कोई इफेक्ट आएगा? नो। क्या गैमिटोजेनेसिस पर कोई इफेक्ट आएगा? नो। गैमिट कहां बन रहे हैं? टेस्टिस में बन रहे हैं, निकल रहे हैं, ये आए यहां तक आए, पर आगे नहीं जा पा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। समझ रहे हो? क्या पेनिस के इरेक्शन में कोई दिक्कत आएगा? नो, क्योंकि इसका इरेक्शन अलग मेथड है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या सीमन के निकलने में कोई इफेक्ट आएगा? नो। सीमन निकलेगा, जैसा निकलता है वैसे ही निकलेगा, पर सीमन जब निकलेगा तो उसमें स्पम नहीं होंगे, सीमन विदाउट स्पम। यहां पर क्या होगा? सीमन होगा पर सीमन विदाउट स्पम। जब निकलेगा तो सीमन
विदाउट स्पर्म, सीमन विदाउट स्पर्म, सीमन के अंदर स्पर्म नहीं होंगे तो सर सीमन में क्या होगा? सीमन के अंदर मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड का फ्लूइड होगा, समझना मेरी बात, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड का फ्लूइड होगा पर उसमें स्पर्म नहीं होंगे। पेनिस के इरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई दिक्कत नहीं, सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर में कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो? बस क्या होगा, यहां से गैमीट आगे नहीं जा पाएंगे तो सीमन तो निकलेगा बट उसमें गैमीट नहीं होंगे, सीमन विदाउट स्पर्म, बस ये होता है, सब कुछ नॉर्मल है। तो इसलिए मेल गवर्नमेंट कहती है करा लेना चाहिए, ठीक है, ओके। इससे मेल के लिए बेनिफिट है, नुकसान कोई नहीं है, पर 2 से 3 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। इट इज अ परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड है, टेम्परेरी नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है जैसे आज कोई मेल करा के आया, ठीक है, घर आया खुशी खुशी कि भाई अब तो वासेक्टॉमी हो गई है, अब कोई चिंता की बात नहीं है, बेबी कंसीव नहीं होगा, और उसने इंटरकोर कर दिया, आते ही बेबी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि यहां तो स्पर्म भरा हुआ है ना भाई, यहां तो स्पर्म भरा पड़ा है, पूरे ट्रैक में स्पर्म भरा पड़ा है, यहां एम्पुला में स्पर्म भरा पड़ा है, इस पूरे ट्रैक में इतना स्पर्म है कि ये, ठीक है, 2 बार इंटरकोर करने पर भी बेबी कंसीव करवा सकता है, सफिशियंट है। इसलिए कहा जाता है तो इस पूरे ट्रैक के स्पर्म को 2-3 बार निकाल दिया जाए, अब जाकर के ये मेल तैयार है, ठीक है, इंटरकोर करने के लिए, बेबी कंसीव नहीं होगा, समझ में? इसलिए इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। बोथ वास्ट डिफरेंस आर लाइगेटेड, दोनों के दोनों वास्ट डिफरेंस को हम लाइगेट करते, बांधते हैं पहले, फिर कट करते हैं, पहले कट नहीं करते, पहले बांधते हैं फिर कट करते हैं, समझाऊंगा पूरा, ठीक है। छोटी सी माइनर सर्जरी होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू, स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है, कोई कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इजैक्यूलेशन ऑफ सीमन भी कंटिन्यू होगा पर इसके अंदर सीमन नहीं होगा। इट इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली, आप सोचो कि आज करा ली, इंटरकोर कर देते हैं, बेबी नहीं होगा, होगा भाई होगा, समझ रहे हो? बस ध्यान रखना होती कैसे है थोड़ा मैं बता देता हूं, क्योंकि इंदिरा गांधी का जब टाइम था तो इंदिरा गांधी ने जगह जगह कैंप लगाए थे, ठीक है, हाँ, इसी वासेक्टॉमी को कराने के लिए। कुछ नहीं पूछा जाता था कि भाई तू शादीशुदा है या नहीं है, ठीक है, कितने बच्चे हैं, जो मेल निकले यहां से उसे फोर्सफुली पकड़ो, कैंप के अंदर ले जाओ, वासेक्टोमी कर दो लोकल एनेस्थीसिया दे करके, ठीक है। बहुत सिंपल सर्जरी है, ठीक है, हल्का सा लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट को पता होता है वास डिफरेंस कहां होती है, स्क्रोटम के पास, वास डिफरेंस को पकड़ते हैं, ठीक है, इस स्कैपुला से, बस पकड़ लिया, हल्का सा कट मारा, इसको बाहर खींच लिया। पहले लाइगेशन करेंगे, पहले क्या करेंगे, लाइगेशन, कट नहीं मारेंगे, पहले लाइगेशन करेंगे, लाइगेशन करने के बाद कट कर देंगे, पहले कट कर दिए तो निकल जाएंगे, छूट जाएंगे, चले जाएंगे अंदर, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, फिर बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो सिंपल तरीका क्या है, पहले लाइगेशन करो, फिर कट करके कटे हुए पार्ट को अलग कर दो, छोड़ दो अंदर, ये तरीका है, ठीक है। बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता, एक्सपर्ट इसको कुछ मिनटों में ही कर देते हैं, समझ में आया? इसको बोलते हैं वासेक्टोमी, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये थोड़ा बड़ी सर्जरी है, तो फीमेल्स तभी कराते हैं जब स्पेशली सिजेरियन डिलीवरी होती है, ठीक है, नहीं तो बट थोड़ा अब थोड़ा टेक्निक चेंज भी हो गई है, एक टेक्निक के थ्रू और हो जाता है, बताता हूं अभी मैं। इट इज अ परमानेंट मेथड, कॉन्ट्रास्ट फीमेल्स, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलो, यहां सिर्फ क्या कर रहे हैं, फेलोपियन के छोटे पार्ट को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, टिल्ट करके बांध दे रहे हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है, ओपन सर्जरी करके आप इसको ओपन कट लगाओ उस तरीके से सिजेरियन की तरह, तब करो उसको। एक तरीका क्या है, वेजाइनल ट्रैक से लेप्रोटॉमी करके यहां से भी इस तरीके से कट कर सकते हो, लेफ्ट और राइट से, ठीक है, हाँ, लेप्रोटॉमी बोलते हैं इसको, लेप्रोटॉमी आज की डेट में ये भी कर रहे हैं लोग, ठीक है। स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टिल्ट अप थ्रू अ स्मॉल इंसेशन इन द एब्डोमेन और वजाइना, थ्रो वजाइना, ठीक है। इमीडिएटली इफेक्टिव होगी क्योंकि कट करते ही ओवा यहां से आगे नहीं जा पाएगा, सिंपल सी बात है, या स्पर्म यहां से आगे नहीं आ पाएगा, सिंपल सी बात है, यानी स्पर्म की एंट्री रुक गई, ओवा की भी, मतलब यहां से ओवा, यहां से स्पर्म कभी मिल नहीं पाएंगे, इमीडिएटली आज करते ही ये इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाती है।
क्या ऐसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी? ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरी में चलती है, कंटिन्यू चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या मेंस्ट्रुअल फ्लो में कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी कंटिन्यू जैसा था वैसा ही रहेगा। सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर में कोई दिक्कत आएगी? ना, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। पर स्पर्म और ओवा मिल नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में दरार आ गई, खाई आ गई, ये दोनों मिल नहीं पाएंगे। बस इतनी सी बात होगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर जब ओवा रिलीज होगा सर तो उसका क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी, ओवा रिलीज होगा, इंतजार करेगा कि भाई स्पर्म आए मुझे फर्टिलाइज करे। पर स्पर्म कभी आ नहीं सकता क्योंकि रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, और बाद में मैक्रोफेज उसको पकड़ के खा जाएंगे आफ्टर डिजनरेशन, खत्म। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। अब बताओ, तो आज मैंने कितना करा दिया? ठीक है, आज मैंने कितना करा दिया? आज एमटीबी कल ही कराऊंगा क्योंकि अब छोटा सा टॉपिक बचा है कल। ठीक है, कितने गधे गधे बच्चे भी हैं यार। ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी। चलो, ऑल डन। हाँ, डिक्टेटर से शिफ्ट ही हो तो पता है। यहां तक कोई डाउट? हाँ, 4 लेक्चर है इसके, कल ही खत्म करूंगा इसको। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब बताओ, आज मैंने आपको मतलब एक काम खत्म करा दिया, पूरा पूरा टेम्परेरी और परमानेंट मेथड। ठीक है, आज इसलिए मैं छोड़ूंगा उसको क्योंकि कल का टॉपिक इतना बच जाए मेरा, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आपका पूरा का पूरा टॉपिक मैं समझा पाऊं। ठीक है, एमटीबी करा सकता हूं, पर एमटीबी क्यों मैं ओवरलोड डालूं आपके ऊपर इतना? आप जो आप कंसेप्चुअल पार्ट है ना आज है, कल कंसेप्चुअल पार्ट में सिर्फ एक बच्चे का इनफर्टिलिटी। ठीक है, जिससे कि आप डाइजेस्ट कर पाओ अच्छे से। कराने को तो मैं, समझ रहे हो, एक वन वन शॉट में सारे लेक्चर करा रहा हूँ। ठीक है, तो उतना कराऊं जितना आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ। ठीक है, तो आज इतना अच्छे से डाइजेस्ट कर लूं। ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं भी दूंगा आपको। ठीक है, डीपीपी लगाओ, और फिर मिलते हैं। ठीक है, कल सेम टाइम। जिससे कि परसों मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसमें इम्यूनिटी वाला पार्ट, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आयुष, ठीक है, मैं चेक करता हूं क्या है। ठीक है, हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी कल है, वो ये इनफर्टिलिटी, उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी कराऊंगा कल, समझने वाला थोड़ा सा पार्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी वाला। और एसटीडी और ये एमटीपी, ये सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, चलो कल मिलते हैं सेम टाइम। एमटीपी तो कल ही आएगा क्योंकि फिर डेटा ज्यादा हो जाएगा, तुम भूल जाओगे डेटा ज्यादा। ठीक है, आज मैंने जितना करा दिया इतना डेटा आपको याद रखना है। जितना मैंने करा दिया उतना डेटा आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर से बताता रहा हूं, मैंने सबसे पहले आपको, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कराए हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहले मैंने टेम्परेरी कराए हैं, फिर परमानेंट कराए हैं। टेम्परेरी में सबसे पहले मैंने नेचुरल मेथड कराया है। ठीक है, जिसमें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है, विड्रॉ मेथड और कैलेंडर मेथड। ठीक है, जिसको आप पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर मैंने बात की है यहां पर बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड के अंदर मैंने आपको बात की, ठीक है, कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, फेमिडोम, ठीक है, वॉल्ट, सर्विकल कैप, समझ रहे हो। फिर केमिकल मेथड की बात की है। फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात की है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के अंदर मैंने 3 बातें बताई हैं आपको। एक इनर्ट डिवाइस, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग डिवाइस और हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस। क्लियर? बिल्कुल। हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस का मैंने फंक्शन प्रॉपर बताया है। इसमें प्रोजेस्ट्रॉन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ा के रखोगे तो सर्विकल म्यूकस थिक हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी सप्रेस हो जाएगी, जीएनआरएच निकलना बंद हो जाएगा, इससे एफएसएच एलएच निकलना बंद हो जाएंगे, इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। एलएच नहीं निकलेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा,
कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, ल्यूटिल एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी। हाँ, अगर एफएसएच नहीं निकलेगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगी, एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगी तो समझ रहे हो अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के थ्रू बढ़ा दो, आप इंजेक्शन के थ्रू बढ़ा दो, इम्प्लांट के थ्रू बढ़ा दो, मैकेनिज्म सबका एक ही चलेगा। बस कंबाइंड पिल हम इसलिए लेकर के आए फीमेल को एहसास कराने के लिए कि भाई सब कुछ ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, इसलिए क्योंकि उसमें 21 गोलियां दी जाती हैं, 7 दिन गोलियां नहीं दी जाती, टोटल 28 दिन का पैकेट होता है। 21 गोली के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से स्टार्ट करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25वें दिन तक इस गोली को दिया जाता है। 7 दिन गोली नहीं देते, उनकी जगह आयरन पिल्स देते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, तो इसमें फीमेल प्रोजेस्टेरोन तो अपना काम कर रहा है, पर एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बना रहा है, फिर जब नहीं दोगे तो टूटेगा, फिर बनाएगा, फिर नहीं दोगे फिर टूटेगा, तो सिलसिला चलता रहेगा। सेम डिम्पा, डिपो प्रोबेरा, ठीक है, आप डिम्पा लगाते हो, उसमें भी प्रोजेस्टेरोन होता है। 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने के लिए इंजेक्शन आते हैं। इम्प्लांट, जिसको नॉर प्लांट भी बोलते हैं, उसमें सिलिका के 6 कैप्सूल होते हैं। अपर आर्म्स में, फोर आर्म्स में सब डर्मली इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है, इसको नॉर प्लांट के नाम से आते हैं। ठीक है, तो ये भी फ्रीडम 5 के नाम से है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ध्यान रखनी है, RU486 मेफीपेरिस्ट्रॉन, ठीक है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को भी अगर 72 आवर के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाए तो वो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करते हैं। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइड इफेक्ट मैंने बता दिए सबके अच्छे से। और लास्ट में मैंने परमानेंट मेथड आपसे डिस्कस किए हैं। परमानेंट मेथड में वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, इसलिए हम इसको परमानेंट मेथड के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? हाँ, अभी सिम मुझे मिली नहीं है, जो नंबर तुम्हें देना है वो वाला। ठीक है, आते ही मैं दे दूंगा। ओके, बाय बेटा, बाय 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 बाय, नो डाउट। चलो मिलते हैं कल सेम टाइम। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट ट्यूब बेबी वाले टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बेटा। टेस्ट ट्यूब बेबी कल होगा, इनफर्टिलिटी।